Good morning, students. In my previous lecture, I explained plum pudding atomic model of Thomson, and that model was discarded because it could not explain the alpha particle scattering experiment carried out by Rutherford. In today's lecture, I am going to explain Rutherford's scattering experiment. So, in 1911, Ernest Rutherford performed an experiment of bombardment on a thin gold sheet by alpha particles. तो 1911 के अंदर जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसके लिए उन्हें जो इक्विपमेंट चाहिए थे दैट इज़ स्क्रीन, ठीक है, ZNS का यानी कि जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन चाहिए था, ठीक है। उन्होंने उसे गोल्ड फॉइल के चारों तरफ जो है वो स्क्रीन बना दिया, ठीक है। अब वो जो गोल्ड फॉइल था वो कितना थिन था, तो दैट इज़ 100 नैनोमीटर। नैनो मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻⁹, मतलब 10⁻⁹, ठीक है। तो 100 इंटू 10⁻⁹ इतना छोटा जो है वो यानी कि पतला सा जो है वो गोल्ड फॉइल लिया, और उसके ऊपर उन्होंने हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट यानी कि शावरिंग किया, ठीक है, मतलब बौछार की। अ सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड वॉज प्लेस अराउंड द फॉइल एंड रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट। तो ये जो है ये डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल के चारों ओर क्या किया है, एक सर्कुलर स्क्रीन लगी हुई है। सर्कुलर स्क्रीन है जो जिंक सल्फाइड से कोटेड है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर जिंक सल्फाइड को जो कोट किया गया। इस स्क्रीन का काम क्या होता है कि कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल अगर गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करके स्क्रीन पे लगेगा, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करेगा, लाइट या एक स्पार्क जनरेट करेगा, जिससे पता चलेगा कि जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स इस पोजीशन पे स्ट्राइक किया है या स्कैटर्ड किया है, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व दैट, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखो, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है, डार्क स्ट्रेट लाइन ब्लू कलर की, वहाँ एरो बना के लिखा है मोस्ट पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब जो ज़्यादातर पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड, मतलब सीधा जिस पोजीशन से गए, जिस स्ट्रेट लाइन से गए वैसे ही जाकर वो जिंक सल्फाइड से टकरा गए, ठीक है। सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री एंड 120 डिग्री एंगल, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो 90 एंड 120 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा है, देखो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स जहाँ डायग्राम में दिख रहा है। ओनली 1 in 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स वर रीबाउंड बाय 180 डिग्री एंगल। तो 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो जिस अल्फ़ा सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ से ये इमिट हुआ है वहीं पे आकर क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, मतलब वहीं पे जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जहाँ से निकला है अल्फ़ा पार्टिकल गन से, वहीं पे आकर 180 डिग्री एंगल क्या होता है, उसी एंगल पे आकर उसने उसको स्ट्राइक किया, ठीक है। सो रीबाउंड मतलब जहाँ से वो निकला था पार्टिकल वहीं आकर उसने स्ट्राइक किया। नाउ द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रदरफोर्ड। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशंस देख लिया हमने, तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर जो है रदरफोर्ड ने अपने रिजल्ट दिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा, देखो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही हम रिजल्ट बताएंगे। तो ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, मतलब पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड कैसे होगा, जहाँ से आया है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही कैसे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है, एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। एम्प्टी स्पेस होगा तभी ये पार्टिकल कैसा होगा, स्क्रीन पे जाके सीधा टकराएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो इसीलिए ये बताया गया कि जो पार्ट है एटम का, ज़्यादातर पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, यानी कि खाली है, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, all positive charge remains concentrated at the center of atom। अब ये क्या बोल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड पॉइंट कह रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कहाँ पे है, सेंटर के अंदर है, एटम के सेंटर में। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, और वो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव पार्टिकल है। अब वो पॉजिटिव पार्टिकल है, और बाकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट में हमने क्या लिखा है, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 90 एंड 120 डिग्री एंगल। तो पॉजिटिव रिपल्शन फोर्स की वजह से ही वो एंगल बनाते हैं 90 एंड 120 डिग्री एंगल का, ठीक है।
इसीलिए हमने यहाँ सेकेंड रिजल्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, यानी कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम का वो कहाँ होता है, सेंटर के अंदर। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि कुछ जो रेज सीधे पास हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, ज़्यादातर पार्ट एम्प्टी है इसलिए वो सीधे पास हो रही है, और कुछ का एंगल बना हुआ है, वो एंगल किसकी वजह से आया, जब वो पॉजिटिव पार्ट के पास जा रही है, तो पॉजिटिव हीलियम पार्टिकल्स भी पॉजिटिव है, और सेंटर के अंदर हम कह रहे हैं सारा कंसंट्रेशन जो है पॉजिटिव चार्ज का वो का एटम में सेंटर में है, तो सेंटर से जैसे हीलियम पार्टिकल पास में आएगा, रिपल्शन फोर्स की वजह से वो 90 एंड 120 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। Now the place occupied by positive charge is very less in comparison of volume of atom। और थर्ड रिजल्ट ये निकाला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इट इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, जितना एटम का टोटल वॉल्यूम है उससे बहुत ही कम प्लेस है किसका, पॉजिटिव चार्ज का। ओके, सो नाउ रदरफोर्ड गेव देयर एटॉमिक मॉडल। तो अब रदरफोर्ड ने जो है वो अपना एटॉमिक मॉडल दिया on the basis of alpha scattering experiment। ठीक है, first the entire positive charge and mass of an atom is concentrated at the center of an atom in a very small part called nucleus। तो ये सबसे पहली बात बोली रदरफोर्ड ने कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज, एंटायर पॉजिटिव चार्ज और मास कंसनट्रेटेड होगा एटम के सेंटर में रहेगा। ठीक है, और इस स्मॉल पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ओके, तो इसका मतलब न्यूक्लियस कौन हो गया, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एन एटम इन द सेंटर ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या है, एटम का सेंटर पॉइंट है जहाँ सारा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो कंसनट्रेटेड रहता है। सेकेंड पॉइंट इज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी in which negatively charged electrons revolve with high speed around the nucleus in a circular path। This circular path is known as orbit or shell। और उसके बाद में ये जो नीचे दिया हुआ है एक डायग्राम एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, इसमें आपको दिख रहा होगा पास में एक बाउंड्री बनी हुई है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और वहाँ लिखा हुआ है ई माइनस, और ये ई माइनस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसने कहा है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम क्या है, एम्प्टी है, इसीलिए हमने पॉजिटिव चार्ज के पास में कुछ भी नहीं बनाया, सीधा एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ बनाया पॉजिटिव चार्ज के पास में। तो ये पॉजिटिव चार्ज के पास में जो सर्कुलर पाथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट या शेल। The electrostatic force of attraction generated between positively charged nucleus and the negatively charged electron is balanced by centrifugal force generated by fast moving electron। तो यहाँ पे जब कभी भी पॉजिटिव है, सेंटर में पॉजिटिव है और जो है बाहर क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, वो बैलेंस किया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है या तो अट्रैक्शन होगा चार्ज पार्टिकल्स के बीच में या फिर रिपल्शन होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्ट मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है और उसके साथ में क्या कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई सर्कुलर पाथ के अंदर अगर कोई रोटेट करता है तो वो एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, a force arising from the body's inertia which appears act on a body moving in a circular path। ठीक है, now the fourth point is the total negative charge present on electron is equal to the total positive charge of nucleus, hence the atom is electrically neutral। मतलब कि ये बोल रहा है कि जितना भी एटम का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तब जब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दोनों का चार्ज अगर इक्वल है तो एटम कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो यहाँ पे जो है हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियाँ यानी कि ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर कमी क्या थी। सो फर्स्ट,
Moving around positive nucleus, electron will emit energy radiation and ultimately the electron would fall into the nucleus. In other words, atom will not be stable. तो ये कह रहे हैं कि अगर साइंटिस्ट ने कहा कि अगर कोई जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करेगा, तो वो रिवॉल्व करते हुए क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है, और एंड तो अल्टीमेटली इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब उसकी एनर्जी ख़त्म होने लगेगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा. इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब एटॉमिक मॉडल जो है यानी कि एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता है, जबकि हम पहले बता चुके हैं कि एटम कैसा होता है, स्टेबल. तो ये एक सबसे पहले ड्रॉबैक था. सेकेंड, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फिक्स पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और जो रदरफोर्ड थे वो इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पाथ नहीं बता पाए कि कितना फिक्स्ड पाथ है, क्या रेडियस होगा, कुछ नहीं बता पाए. नाउ द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तो अब तक जो है वो कौन सी डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रेज एंड कैथोड रेज, इन दोनों के बारे में जो है पार्टिकल्स निकले थे और उन पार्टिकल्स को हमने बताया था प्रोटॉन दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो अभी तक हमें यही पता था कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. अब जो है ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में जो है कुछ पार्टिकल्स और होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, ठीक है, वो चार्जलेस पार्टिकल होते हैं. सो बाय द स्टडी ऑफ एटम इट बिकेम क्लियर दैट मास ऑफ एटम इज ग्रेटर देन टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये स्टडी करते वक्त पता चला कि जितना टोटल मास होता है एटम का वो ज़्यादा है टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट. मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मास को एडअप कर लिया, फिर भी जो मास है टोटल एटम का, ठीक है, वो ज़्यादा आ रहा था. तो मतलब ज़्यादा कैसे आ रहा है, वो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को छोड़कर कुछ और पार्टिकल्स भी उसमें ऐड होंगे, तब टोटल मास जो इक्वल आएगा. तो उस इक्वलिटी के लिए इन 1932 सर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अ न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन whose mass was nearly similar to the mass of proton. तो 1932 के अंदर जेम्स चैडविक जो है उन्होंने एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन को जो है वो एटम के मॉडल के अंदर डिस्कवर किया और उन्होंने इस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसका मास सिमिलर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के. मतलब जितना प्रोटॉन को मास होगा उतना ही कितना होगा, न्यूट्रॉन का भी होगा. ओके, नाउ बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन. The atomic model given by Rutherford was not in accordance with the physical rules. Hence, in 1912, Niels Bohr proposed a model based on the hypothesis to explain the structure of an atom. His model was based on the quantum theory. तो जो रदरफोर्ड है उनका जो मॉडल था वो फिज़िकल रूल्स के अकॉर्डेंस नहीं था, इसीलिए नील बोर जो है उन्होंने अपना एक मॉडल जो है वो हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट किया. और ये जो मॉडल है वो क्वांटम थ्योरी यानी कि फिज़िक्स की एक ब्रांच होता है क्वांटम थ्योरी, उसके ऊपर बेस्ड था ये मॉडल. सो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल आर. तो उसके जो पोस्टुलेट्स थे, जो हाइपोथेसिस थी, वो क्या थी बोर की हाइपोथेसिस. सो द फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी. ये बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा फिक्स रेडियस और एनर्जी का, ठीक है. तो ये बोर्ड ने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ जो है उसका फिक्स रेडियस होता है और उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, विच इज़ नोन एज ऑर्बिट और सेल. दीज ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2, 3 एंड शो ऑन और के, एल, एम एंड शो ऑन सेल्स. यानी कि या तो इनको जो ऑर्बिट्स को नाम दिया गया दैट इज़ 1, 2, 3, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, की, एल, एम सेल्स, ठीक है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/2π. सो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/2π और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल वेयर h इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, m इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर,
तो वो एक एंगुलर मोमेंटम को पोजेस करेगा। वो एंगुलर मोमेंट उस रेडियस का कैसे निकालेंगे हम उस एंगुलर मोमेंटम को, तो हमने यहाँ लिखा है mvr इक्वल्स टू nh/2π। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक है एक साइंटिस्ट, उनका प्लैंक कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगी, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और r इज़ व्हाट, दैट इज़ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ठीक है, कि कौन से ऑर्बिट के अंदर किस रेडियस के अंदर जो है हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। इसका मतलब जो फिक्स पाथ जो रदरफोर्ड ने डिफाइन नहीं किया था, वो यहाँ पे एक फिक्स पाथ जो है वो बोर डिफाइन करेगा। ओके, सो थर्ड, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving a particular orbit, but on jumping from lower to higher energy level or higher to lower energy level, energy is absorbed or evolved respectively. तो यहाँ पे जो है रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक था। सो दिस इज़ द ड्रॉबैक दैट मूविंग अराउंड पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन विल इमिट एनर्जी रेडिएशन एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ ये जो ड्रॉबैक है वो इस बोर मॉडल के अंदर ओवरकम हो गया। लाइक उन्होंने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करने पर वो अपना एनर्जी जो है वो इमिट नहीं करेगा, क्योंकि जो हर एक एनर्जी लेवल है उसकी फिक्स जो पाथ होगा, उसके फिक्स रेडियस होगा, फिक्स एनर्जी होगी, और सेम एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट नहीं करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो वो लोअर से हायर में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिएगी, एनर्जी, तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा तो उसे क्या करेगी, एनर्जी को इवॉल्व करना पड़ेगा या इमिट करना पड़ेगा, मतलब अपने अंदर से एनर्जी को निकालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अ न्यू डेफिनेशन इज कोवेलेंट रेडियस। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? It is the half of the distance between two single covalent bonded atoms of the same element. तो सेम एलिमेंट जो है अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर वेरियस बॉन्ड्स, ठीक है, उसके अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कैसे होता है उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। तो अगर आपको अभी पूछ लिया जाए व्हाट इज़ कोवेलेंट रेडियस, तो आपको ये बोलना है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो है दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, उसका हाफ करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ओके, सो नाउ व्हाट इज मेटेलिक रेडियस? मेटेलिक मीन्स मेटल एटम्स होंगे, तो ये सेम डेफिनेशन आएगा, दैट इज इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स, यानी दो एडजेसेंट मेटल एटम्स के डिस्टेंस का हाफ, जो न्यूक्लियर है उसके डिस्टेंस का हाफ जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक रेडियस। मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर? द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। मतलब टोटल नंबर कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियॉन्स। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in nucleus of an atom is known as mass number. This is represented by capital A. मास नंबर क्या हो गया, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर, और मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। तो एटॉमिक नंबर जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, मतलब एक एटम में कितने प्रोटॉन्स है वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन क्या है तो वो क्या कहलाएगा, मास नंबर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड। तो यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर में, दैट इज ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन, वेयर ए is mass number, Z is atomic number and N is number of neutron. Now atomic weight. Atomic weight क्या है, ठीक है, तो atomic weight जो है, this is the ratio of mass of one atom of an element and 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो है अटोमिक वेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
that is atomic weight of an element is the number which indicates how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to the 1/12 part of the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटॉप। मतलब कि एक एटम जो है उसका मास कितने टाइम जो है हैवियर है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप से। मतलब कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना एक एटम का मास जो है वो हैवियर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट। नाउ एवोगाड्रो नंबर, सो दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसका क्वेश्चन यही आता है कि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या है। तो ये याद रखना है, इट्स वैल्यू इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो मतलब कि ये इसका पावर है 10 की पावर कितना है 23 है। तो ये याद रखना है इसका वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है लाइक एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो कुछ वैल्यू पूछी जाती है तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज़ डिफाइनेट नंबर ऑफ इट्स पार्टिकल दैट इज एटम आयन मॉलिक्यूल एंड दिस डिफाइनेट नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। यानी कि एक मोल जो है सब्सटेंस का, ठीक है, उसके अंदर डेफिनेट नंबर होगा यानी फिक्स नंबर होगा कितने पार्टिकल्स है, पार्टिकल मीन्स कितने एटम है या कितने आयन्स है या कितने मॉलिक्यूल्स है। तो इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और यहाँ पे अगर मैंने बोला 1 मोल, तो 1 मोल कैसे डिफाइन होगा, वेयर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी कि एक मोल क्या है सब्सटेंस का, इक्वल होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के। ठीक है, अगर एग्जांपल ले जैसे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ 1 मोल अगर वाटर की कंडीशन में लिया जाए तो 1 मोल यानी 18 ग्राम वाटर, और अमोनिया के केस में 17 ग्राम अमोनिया। ठीक है, और अगर हम कार्बन की बात करें तो 12 ग्राम कार्बन। ओके, सो क्वेश्चन आपको हमेशा ये याद रखना है, वैल्यू याद रखनी है एवोगाड्रो नंबर की। नाउ द पोजिशन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा सर्टेन ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। दीज ऑर्बिट्स वर नेम्ड एज KLMN एंड सो ऑन और 1 2 3 4 एंड सो ऑन बाय बोर। तो ये जो है इनको नाम दिया गया था बोर ने, वो मैंने बताया है, जैसे KLMN और सो ऑन अगर आगे चल रहा है और भी है। ठीक है, and the number of electrons in each orbit is 2n square, where n is number of orbit. Hence, according to Bohr's concept, maximum number of electron in outermost orbit is 8. तो अब हमें ये पता करना है कि एक ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है, बोर ने, और वो फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, कौन से नंबर, मतलब किस ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में कर रहा है। तो आपको फर्स्ट सेकंड नंबरिंग कहाँ से करना है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास के अंदर कौन होगा उसे हम फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड इस तरीके से नंबरिंग करना है। सो नाउ दिस इज द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये टेबल है इसको मैंने शो किया है, यहाँ पे जैसे सेल 1 है। ठीक है, तो 1 सेल है, नेम ऑफ सेल क्या हो जाएगा K, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको 2n स्क्वायर। n क्या था, शेल का नंबर, तो शेल कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर किया दैट इज़ 1, एंड आंसर क्या आएगा 2। तो फर्स्ट सेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। तो यहाँ पे नीचे जो है एक डायग्राम बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन के पास में तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, लेकिन हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हीलियम के पास में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए, डॉट लगा हुआ है बाहर ऑर्बिट पे। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब शेल अगर सेकंड है तो कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 8, थर्ड सेल के लिए 18, 32 एंड 50, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बोली गई है, दैट इज यहाँ बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स कॉन्सेप्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, कि बोर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो कितना हो सकता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है 8 इलेक्ट्रॉन तक ही आप एक शेल के अंदर जो है वो फिल कर सकते हैं। 8 के जैसे ही ऊपर होगा तो आपको क्या करना है, दूसरा सेल यूज़ करना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो ये डिज़ाइंस नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अच्छे से फिल करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
आपके यहाँ पास में एक और टेबल बनाया है सेकेंड डायग्राम के अंदर। इसमें हम जो नियॉन का एग्जांपल लेते हैं, तो नियॉन के पास में कितना है 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 and 8, यानी सबसे पहले एक फर्स्ट सेल के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2, और जो सेकंड ऑर्बिट बनाएंगे उसमें कितने फिल करने हैं 8। अब जैसे ही नियॉन के बाद में जो है सोडियम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो सोडियम के लिए सबसे पहले Na किसका सिंबल होता है सोडियम का, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, ठीक है, वो 2n² फॉर्मूला से ही निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, दैट इज़ 2 एंड देन 8, और 8 के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं हम। तो अब हम थर्ड ऑर्बिट बनाएंगे, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो शो कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप से जो ये डायग्राम बना है। नाउ द न्यू डेफिनेशन इज आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम एलिमेंट होंगे, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं आइसोटॉप। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, एंड मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। एग्जाम्पल कार्बन हैज़ 2 आइसोटॉप्स, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अब आता है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के यूजेस क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में जो यूरेनियम होता है, ठीक है, वो यूरेनियम का आइसोटॉप यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़। तो काफ़ी सारे जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं वो बहुत सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल आयोडाइन 131 इज़ यूज टू ट्रीट गॉइटर डिजीज़। तो आयोडीन का जो 131 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो आइसोटॉप है वो गॉइटर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेरियस आइसोटॉप्स आर यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और काफ़ी सारे आइसोटॉप जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म, कैसे ये पॉसिबल हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सोडियम 24 इज़ यूज टू स्टडी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। और सोडियम 24 जो है उसका स्टडी किया गया है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग। नाउ द आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या है, सबसे पहले आइसोटॉप और आइसोबार्स के अंदर डिफरेंस बता देते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है एलिमेंट कैसा है सेम, इसलिए यहाँ पे कार्बन के पास में जो दोनों ही कार्बन के एग्जाम्पल ले रखे हैं, दैट इज कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है कार्बन, लेकिन उसके जो है मास नंबर दोनों का कैसा है डिफरेंट है, एक का मास नंबर 12 है और एक का मास नंबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आइसोबार्स क्या हो जाएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए, हैविंग सेम मास नंबर। इनका मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द आइसोटॉप। एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन बोथ हैव सेम मास नंबर दैट इज 40, यानी कि कैल्शियम और आर्गन दोनों के पास में मास नंबर तो क्या है 40, बट देयर एटॉमिक नंबर्स आर 18 एंड 20, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या है 18 और 20। कैल्शियम का कितना है 18 और आर्गन का कितना है 20। So with the end of this topic here, your chapter 3 is also finished. In next lecture, I will explain a new chapter.